चलो let's start now. What we were discussing was about capacitor and capacitance, है ना? तो हमने डिस्कस किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होता है. मैं एक बार क्विक समरी कर देता हूं सो दैट थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, है ना? मैंने बताया था कि अगर ये कैपेसिटर पीएच होता है विद प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज और अगर एरिया ए होता है लेट्स से, तो इन दैट केस सिग्मा क्या होगा? इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो एक प्लेट की वजह से अगर मैं प्लस क्यू प्लेट देखता हूं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. और यहाँ पे प्लस अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है? एक टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स, है ना? यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स. तो ये जो सिग्मा है, यहाँ पे जो सिग्मा होगा और यहाँ पे जो माइनस सिग्मा होगा, ठीक है? तो प्लस सिग्मा वाला उसको धक्का मारेगा और माइनस सिग्मा वाला उसको खींचेगा. Therefore दोनों ही कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो यानी की फाइनली हो जाएगा यानी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन. और पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है? वैसे तो होता है माइनस ई डॉट डी आर, पर अगर सिर्फ डिफरेंस भी चाहिए तो मॉड लगाओगे. पर इंटीग्रेशन तो तब करना होता है जब फील्ड वेरिएबल है या तो फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए v हो जाएगा e into d यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट into d यानी qd बाय, क्योंकि सिग्मा क्या होता है q बाय a, तो मैंने वही लिख दिया qd बाय एप्सिलॉन. तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? q बाय v एंड दैट इज इक्वल टू q बाय qd अपॉन एप्सिलॉन नॉट is equal to एप्सिलॉन नॉट बाय d. ये हो गया एयर कैपेसिटी. अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे, ये हो गया फुल, यानी अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दोगे तो क्या होगा ना? अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर होता है तो फील्ड एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगा, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है. तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन. तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एप्सिलॉन आर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक एप्सिलॉन आर. यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दो, इन दैट केस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो पैरामीटर है उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स सी ए. सी एयर का मतलब होता है कि अगर सिर्फ प्लेट होता, डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, ठीक है? अगर सिर्फ प्लेट होता, डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो इन दैट केस इट वुड हैव बीन एयर कैपेसिटर. तो एयर कैपेसिटर के कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस. यानी capacitance increases by a factor of epsilon. यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस. ठीक है? इतना हमने एक्चुअली लास्ट क्लास में किया था, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर लिया बिकॉज लाइक एक दो दिन हो गया तो मैं सोचा कि चलो एक बार रिवाइज कर ले. So that was about dielectric capacity. लेकिन कौन से टाइप के कैपेसिटर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? We were discussing parallel plate capacity. ठीक है? अगर मान लो हम स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस करें तो क्या होगा?
today we are going to discuss spherical capacitor. और spherical capacitor में क्या होगा? As I said, two spheres. ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से प्लस टू है, यहाँ पे लेट्स से माइनस। वैसे प्लस की माइनस की कोई कंपल्शन नहीं है, उल्टा भी लिख सकते। यहाँ पे मैं अगर अंदर हूं, स्मॉलर डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है ये अंदर वाले स्फीयर के बाहर है और बाहर वाले स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? है ना? तो अब अगर मुझे मान लो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। therefore v is equal to integration k dr is equal to dq by r square। एक्चुअली माइनस भी लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली तो मुझे प्लस ही आंसर चाहिए क्योंकि मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चाहिए। वैसे कायदे से यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए, पर ठीक चल रहा है। क्यों? वो माइनस आएगा तो भी हम प्लस लेंगे, प्लस आएंगे तो प्लस लेंगे, तो देखो क्या करना है, इज इक्वल टू के क्यू r to the power minus 2 dr r1 r2। अब r to the power minus 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? r to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 यानी इक्वल टू kq into 1 upon minus 1 into r to the power minus 2 और लिमिट्स r1 से लेके r, है ना? r to the minus 2 का इंटीग्रेशन आ रहा इज इक्वल टू kq, अभी तो माइनस है, और r to the minus 1 मतलब क्या था? 1 by r2। पिछले बार इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, क्यों? पिछले बार पैरेलल प्लेट था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ E into D, है ना? पर इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना, kq into this। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? therefore अभी तो यह है ये, अब देखो क्यू क्यू कैंसिल, k मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, इक्वल टू देखो सर एक्सक्यूज मी। ठीक है सर हाँ एक मिनट, तो कैपेसिटेंस क्या होगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन r2 का r2 माइनस r1 पे लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी ठीक। तो दिस इज ये किस चीज का स्फेरिकल कैपेसिटी। हाँ आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पोटेंशियल ऑफ R1 वाला स्फीयर और फिर माइनस R2 वाला और फॉर्मूला लगा दें नॉर्मल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा चलेगा, ओके बिल्कुल चलेगा, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और उसी को एक्चुअली हमने बिल्कुल बेसिक से ले गया, मैं उसको बेसिक से ले गया, बेसिक्स मतलब ई डॉट डी आर। अच्छा तो देखो कैपेसिटेंस कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। लास्टली सिलिंड्रिकल कैपेसिटी, ये है ना हमारे पास, सिलिंड्रिकल कैपेसिटी।
तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या है देखो, अब तो सिलेंडर का फॉर्मूला याद करके देखना, इज इक्वल टू सेम एज इनफाइनाइट वायर, याद है ना। तो सिलेंडर में ई क्या होता है, तो वही 2 k लैम्डा बाय स्मॉल, और लैम्डा को क्या लिखेंगे, क्यू बाय एल, याद है ना। तो मैं इसको लिख दूंगा इक्वल टू 2q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r into l। Luckily क्या ना 2k by r can also be written as lambda by 2 plus not r। ओहो, फिर वही आ गया प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं देखो अच्छे से। तो 2 पाई एप्सिलॉन r इधर है और l हो गया वो q by l के वजह से, ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा को लिखा है q by l। सर एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो चेक करो। अब इस बार इसको इंटीग्रेट करो। सर हाँ बेटा, सर डिनोमिनेटर में 4 नहीं होना चाहिए। हाँ तो वो एक्चुअली 2 हटाना था, मैं भूल गया था, ठीक है ना। यानी q by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट rl, और क्या ना v क्या होगा, e dr का इंटीग्रेशन r1 से लेके r2। तो r1 इज द इनर रेडियस, r2 इज द आउटर रेडियस। तो क्या हो जाएगा फिर ये, ना इक्वल टू q by 2 pi epsilon naught l और dr by r, r1 से r2, और dr by r का क्या होगा, ln r इक्वल टू q by 2 pi epsilon naught l ln r2 by r। ठीक है, therefore कैपेसिटेंस क्या होगा, q by v, है ना। is equal to q by a1, q upon 2 pi epsilon naught l, इसको ना r2 by r1 ऐसे, क्यू क्यू कैंसिल, यानी इक्वल टू 2 pi epsilon naught l by ln r2 by r। ठीक है ना? अब यहाँ पे ना हमने भी तक 3 कैपेसिटर पढ़ा, 4 भी कह सकते हो बट 3 ही होगा। पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर, उसमें 2 पढ़ा, एयर कैपेसिटर, डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर, चलो है तो पैरेलल, ये उसको एक मान। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस लेकिन सब में नहीं, सिर्फ स्फेरिकल में। वो क्या है ना,
आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अरमान हैंड रेज्ड है? सर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो तो हाँ इनफाइनाइट, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के लिए होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसे फिर एल ऐसे कैसे नहीं, डिफाइन? सेम, हाँ सेम प्रॉब्लम आया था, अगर याद करके देखो पैरेलल प्लेट में भी। पैरेलल प्लेट वाला जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ इनफाइनाइट शीट के लिए वैलिड है, और हमने तो यूज किया है ना। यानी हम क्या मान रहे हैं कि हम जो साइज ले रहे हैं ना वो इतना पास में है कि वो इनफाइनाइट शीट की तरह फील्ड होगा, यानी द पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द शीट, यानी वो डिस्टेंस इतना कम है कि वो शीट उसके लिए इनफाइनाइट हो जाता है। तो देयर अप्रोक्सीमेशंस है। तो सेम विद सिलेंडर आल्सो, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेंडर दोनों के बीच में गैप इतना कम है, इतने पतले से सिलेंडर है कि वो जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो मतलब उसके जो डिस्टेंस है वो इतना कम है कि वो उसके लेंथ के कंपैरिजन में काफी कम है, या कह सकते हो लेंथ उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, यानी हम इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑब्वियसली दीस आर अप्रोक्सीमेशंस, है ना। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? देखो वर्ड में क्या यूज कर रहा हूं, आइसोलेटेड, यानी एक ही। प्राइमेट से एक एक स्फीयर से तो कैपेसिटर नहीं बनेगा, कैपेसिटर बनने के लिए दो प्लेट चाहिए, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब होता है when R2 tends to infinity। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, और एक है जिसका R2 और जो इनफाइनाइट हो गया, मान इन्फ्लेट करते करते इनफाइनाइट हो गया, यानी R2 tends to infinite। तो फिर क्या होगा, then 1 by R2 tends to 0। तो अगर R2 इनफाइनाइट हो जाए तो फिर तो R1 लिखने में कोई सेंस तो नहीं बनता है, तो एक ही तो स्फीयर रह गया, तो हम R1 को लिख देते हैं R। therefore C क्या है, 4 by epsilon naught by 1 by R1 minus R, है ना। और R2 तो टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, तो ये तो टेंड्स टू 0 हो गया, तो 1 by R1 हो जाएगा 1 by R, और R ऊपर चला गया, यानी इट्स सम काइंड ऑफ अ स्पेशल केस कह लो, एक्सेप्शनल केस कह लो, जो मर्जी कह लो। Now why am I saying this? That's because देखो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, दो प्लेट। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर हो तो दो स्फीयर, पर यहाँ पे एक ही स्फीयर है, और दूसरा स्फीयर हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो इंफिनिटी प्लेट। तो यू माइट से ठीक है, फिर हम ये सिलेंडर भी निकल लेंगे, सिलेंडर में एक रखेंगे और दूसरे को इनफाइनाइट कर देंगे ना। देखो उसमें पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं, क्योंकि उसमें देखना मैथमेटिकली आ नहीं रहा। या तुम पैरेलल प्लेट में भी बोलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, पैरेलल प्लेट को भी सेपरेटली इनफाइनाइट कर दो, उसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं, क्योंकि पैरेलल प्लेट में क्या था, एप्सिलॉन नॉट a by d, और सिलिंड्रिकल में क्या था, 2 pi एप्सिलॉन नॉट l by ln r2 by r1। अब बताओ, अगर तुम पैरेलल प्लेट में इनफाइनाइट कर दोगे तो d इनफाइनाइट हो गया, तो क्या होगा, फिर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फिर तो कैपेसिटेंस से खत्म। और तुमको तो कैपेसिटेंस से काम करना है ना, तो कैपेसिटेंस को खत्म करके तुमको क्या मिलने वाला है बताओ, है ना। इसलिए इसलिए ये तो हम नहीं करेंगे, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ना प्रैक्टिकली ना थ्योरेटिकली। सेम यहाँ पे भी, अगर R2 को इंफिनिटी करो तो ln R2 क्या होता है, ln R2 पे R1 क्योंकि इनफाइनाइट, तो ये भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। if t tends to infinity then R2 tends to, यानी ये जो स्पेशल केस है ना आइसोलेटेड स्फीयर, ये आइसोलेटेड सिलेंडर या आइसोलेटेड प्लेट के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वो कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है 4 by epsilon r, इट इज सम वैल्यू, ये इसके पीछे राज, ठीक है। तो कम से कम कुछ कैपेसिटेंस तो रहेगा, दैट्स द आइडिया। तो ये जो स्पेशल केस है ये सिर्फ और सिर्फ स्फीयर में काम करेगा, बाकी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा दो प्लेट चाहिए होता है,
बट एक केस में 2 के जगह 1 से भी हम काम चला सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे को इनफाइनाइट पे है ऐसे मान रहे हैं, या ऐसे माना जा सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले को तो तुम ढूंढोगे थोड़ी, तो देयरफॉर प्रैक्टिकली थियोरेटिकली एटलीस्ट उसका एक जगह बन सकता है, बट सिलेंडर में या पैरेलल प्लेट में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। चल ठीक है, अच्छा, now that was about capacitor. Let's also understand what exactly does a capacitor do, है ना। तो कैपेसिटर क्या करता है, ये देखो, दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट। ओहो, यहाँ पे नहीं ड्रॉप, दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट ऑफ द कैपेसिटर। अगर मान लो वोल्टेज V है, कैपेसिटेंस C है, और अगर एक स्विच है, मान ये स्विच S है, जैसे इसको ऑन करोगे तो देखना यहां से चार्ज पहुंचेगा, तो प्लस कैसे, बैटरी क्या करता है थोड़ा समझो। कई बार ना हम लोग कुछ वर्ड्स गलत यूज करते हैं और उस वजह से गलत फहमी हो जाती है। जैसे कई बार हम लोग सेल के लिए क्या बोलते हैं कि हम चार्ज कर रहे हैं, सेल डिस्चार्ज हो गया, ये सब वर्ड्स यूज करने के चक्कर में पता क्या होता है, दिमाग में गलत कंसेप्ट आ जाता है। याद रखना, सेल के पास कोई चार्ज ना था, ना है, और ना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेल का काम ही नहीं है चार्ज पकड़ के रखना। सेल का काम क्या है, चार्ज को एक तरफ से खींच के दूसरे तरफ डाल दो, बस यही सेल का काम। अपने पास वो कुछ नहीं रखता, जो अपने पास रखता है वो है कैपेसिटर। इसलिए सेल अगर नाम दिया गया अलग से, और अगर वो भी चार्ज स्टोर करेगा, तो फिर कैपेसिटर क्या करेगा, ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना। इसलिए समझ लो अच्छे से, a cell does not store any charge। अच्छा अरमान, तुम्हारी हैंडोस पुराना वाला है या कोई नया है? अच्छा ठीक, तो जो मैं कह रहा था इस बार, एक सेल जो है ना चार्ज उसके पास रहता है, और ना ही कभी था, और ना ही कभी रहेगा। तो व्हाट डज अ सेल डू? तो लेट मी रिपीट, सेल, तो ध्यान से सुनना, सेल अपने नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ये हम बोलते हैं सेल क्या करता है, अपने नेगेटिव टर्मिनल वाले साइड से चार्ज को खींच के अपने पॉजिटिव साइड वाले से आगे कर देता, यही सेल का काम, ठीक है। वो भी ध्यान से सुनो, हम लोग बात हमेशा करते हैं, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज, बट रियलिटी में देखो सॉलिड के अंदर या कोई तार वार में पॉजिटिव चार्ज थोड़ी फ्लो कर सकते, उसमें तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर सकते। इसलिए एक्चुअल में पता क्या होता है, सेल अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज लेके धक्का मारता है। एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन्स लेके नेगेटिव टर्मिनल में भगा देता है। यानी सेल क्या करता है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम तो यही कहेंगे, हमारा लैंग्वेज, हम लोग का इंटरप्रिटेशन, हम लोग का सोच विचार ऐसे ही हो, बट रियलिटी में ऐसे नहीं होता। क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस को मूव करने वाला चीज तो है नहीं। इसलिए असली में क्या होगा, असली में इलेक्ट्रॉन्स इधर होगा, असली में तो यही होता है। बट अगर मान लो तुम इलेक्ट्रॉन्स के लैंग्वेज में बात करोगे, मैं प्रोटॉन के लैंग्वेज में बात करूंगा, यानी मैं पॉजिटिव चार्ज के लैंग्वेज में बात करूंगा, तुम नेगेटिव चार्ज के लैंग्वेज में बात करोगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए क्या हो रहा है असली में वो भूल जाओ, हमें पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से उसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए वो सब। तो भले इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में इधर जा रहा होगा, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज उधर चला, यही हम लोगों का लैंग्वेज रहेगा आगे से।
तो यानी फाइनली सेल क्या करता है ना, सेल अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज लेता है और पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू भगा देता है बाहर। ये सेल का रोल। असली में क्या होता है उसको मत देखो, उससे और कंफ्यूजन क्रिएट हो, ध्यान रखो। ये सेल, तो सेल ने यहाँ पे भी यही किया, यहां से चार्ज को लिया, पॉजिटिव चार्ज को लिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाला। अब जहां से लिया उसके पास तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और जहां पे डाल दिया वो पॉजिटिव चार्ज, और वो चार्ज है सपोज, तो वो क्यू कितना होगा, वो क्यू हो जाएगा C इंटू, दैट्स इट, कोई ज्यादा कठिन चीज, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा समझो एक चीज, एंड दैट इज हमें क्या करना है ना, कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो चार्ज गया है कैपेसिटर के पास, इस प्रोसेस को थोड़ा समझा जाए। देखो, इनिशियली कैपेसिटर के पास 0 चार्ज था, सेल को मैंने जस्ट ऑन किया, जस्ट ऑन किया, तो क्या होगा, सेल ने कुछ चार्ज भगाया तो कुछ यहाँ पे आ गया। तो लेटर से थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है। तो ध्यान से सुनो, जब सेल ने यानी बैटरी ने अपना पहला डीक्यू चार्ज कैपेसिटर को दिया, तो ध्यान से सुनना अच्छे से लैंग्वेज, सेल ने जब पहला डीक्यू चार्ज, सपोज सेल ने डीक्यू 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 करके चार्ज को आगे किया, धीरे धीरे धीरे, मैं इसको इमेजिन कर रहा हूं, तो कैसे इमेजिन करें, है ना। तो डीक्यू चार्ज सपोज इस पे डाल दिया, अगर यहाँ पे मान लो डीक्यू चार्ज अगर डाल दिया, है ना, तो इसके पास तो क्यू चार्ज है। जब डीक्यू चार्ज, मान लो अभी डीक्यू चार्ज आ चुका है, अब जो अगला डीक्यू चार्ज भेजेंगे ये, तो वो जो ऑलरेडी डीक्यू जा चुका है वो तो रिपेल करेगा। फिर जब अगला डीक्यू चार्ज भेजेंगे तो तब तक और चार्ज बन चुका है और रिपेल करेंगे। इसलिए क्या होता है, लेटर से किसी वक्त इसका पास स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस अगर C होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C। अब सपोज उस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद मैं डीक्यू चार्ज डाल रहा हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे मतलब कौन कर रहा है, आपको ऑब्वियसली सेल कर रहा है, तो सेल कितना वर्क डन कर रहा है, Q/C, मतलब कैपेसिटर के अंदर चार्ज डालने में, तो Q/C इंटू D, ठीक है, Q/C इंटू DQ इज द वर्क डन बाय द सेल, ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, तो देखो कैपेसिटर के पास इनिशियली 0 चार्ज था और वो बढ़ते 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 मान लो हो गए कैपिटल, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो हो गया 0 टू कैपिटल Q, है ना, Q/C पोटेंशियल डिफरेंस इनटू D, ये हो गया टोटल वर्क डन। और वो वर्क डन कहां जा रहा है, that work done is getting stored as electrostatic potential energy, तो मैं इसको लिखूंगा is equal to 1 upon C Q dQ 0 to capital। अब स्मॉल q dq क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो 1 upon C Q square by 0 to capital Q, यानी बेसिकली प्रोसेस को सिंपलीफाई कर रहा हूं। स्मॉल Q/C इज द पोटेंशियल डिफरेंस, फिर dq चार्ज डाला, तो ऐसे वर्क डन करते 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 फाइनली जो टोटल वर्क डन मैंने किया वही ना स्टोर होगा, तो वो कितना होगा, Q/C into dq इंटीग्रेशन करके बन जाता है Q square by 2। नाउ अरमान इज आस्किंग ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, खुद लॉजिकली सोचो, ये जो प्लेट है इसमें प्लस चार्ज है और मुझे एक dq चार्ज को ले जाना है, तो ये जो प्लस चार्ज है वो तो इस dq को रिपेल कर रहा है, वो जो प्लस चार्ज प्लेट में है और जो मैं dq लेके जा रहा हूं, तो वो प्लस चार्ज तो उस dq को रिपेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस dq को धक्का मार के ले जाना पड़ेगा,
मुझे मुझे मतलब सेल को, तो देयरफॉर सेल कंटिन्यूअसली वर्क डन किए जा रहा है। तो कितना वर्क डन कर रहा है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो Q by C है, और dq हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज जो मैं डालता जा रहा हूं उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। तो वर्क डन हो गया Q by C dq का इंटीग्रेशन, और वो बन जाएगा इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ये हो गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा। सर फिर हम लोग नेगेटिव वाली प्लेट उधर क्यों नहीं रख देते, फिर तो वर्क डन हाँ करना तो ही है। बात तो बराबर ही है, नेगेटिव प्लेट में भी वही है, ये तो पूरे प्रोसेस का वर्क डन होता है ना। नेगेटिव प्लेट में से भी तो पॉजिटिव चार्ज निकाल के ले जा रहा हूं, तो वो भी वर्क डन करेगा, मतलब वर्क डन होगा। तो मैंने इकट्ठे किया ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मिला के है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q by C, और dq चार्ज इन्वॉल्व है, तो इसलिए क्या है ना, dq into Q by C। वो नेगेटिव प्लेट में भी यही हो रहा है। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि वर्क डन करना क्यों पड़ रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे भी करना पड़ रहा है, वहां पे भी करना पड़ रहा है, और उसको मैथमेटिकली कैसे समेटे ना, पोटेंशियल डिफरेंस Q by C और चार्ज dq इन्वॉल्व, तो देयरफॉर वर्क डन आ गया Q by C into d, और उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन आ गया, और वो है Q स्क्वायर बाय 2C। लेकिन कई बार इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे, ये U यानी पोटेंशियल, ये एक तो हो गया Q स्क्वायर बाय 2C, लेकिन Q तो C भी है ना, तो मैं हटा देता हूं। वेल मनस्वी आस्क कि क्या ये सेल वर्क डन कर रहा है? मनस्वी थोड़ा सा और इंतजार कर लो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी मिल जाएगा, अभी 2-4-5 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का चीज है, तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। हाँ अरमान बोलो। सर मेरे को ये क्वेश्चन था कि हम लोगों को वर्क डन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट रिपेल कर रही है डीक्यू चार्ज को। हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि हम नेगेटिव प्लेट उधर रख दे, फिर हमें वर्क डन नहीं करना होगा, अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट में नेगेटिव प्लेट उस साइड रख दो ताकि वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर हमें नहीं वर्क समझे, डन। नहीं, एक सेल क्या करता है, एक सेल यहां से पॉजिटिव चार्ज को ही भगाएगा, यही सेल का काम है। सेल के अंदर जो केमिकल्स होता है ना, वो रिएक्शन इस तरीके से करता है, देखो यही तो सेल का काम है। सेल क्या करता है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हम दे रहे हैं, ये क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, कि सेल क्या करता है, सेल के अंदर आयनिक रिएक्शंस होता है इस तरीके से कि यहां से पॉजिटिव चार्ज को लेके वहां डाल देता है, ये उसके केमिकल्स कर रहा है, और उस चक्कर में सेल का एनर्जी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। सेल के पास जो एनर्जी स्टोर रहता है ना, वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। वो केमिकल रिएक्शंस के वजह से चार्ज को एक तरफ से दूसरे तरफ जबरदस्ती करता है। और एक चीज बताऊं, याद रखना, इनिशियली तो चार्ज 0 था प्लेट में, तो प्लेट में चार्ज, ये जो तुम कह रहे हो ना कि नेगेटिव साइड पे प्लेट को उल्टा करके नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव होगा कैसे, कौन करेगा, यहाँ पे सेल कर रहा है, और जब सेल करेगा तो इनवेरिएबली प्रॉब्लम आएगा, चाहे प्लेट इधर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। क्यों, ये देखो, ये 0-0 प्लेट है, अगर मान लो सेल इधर भी अगर पॉजिटिव चार्ज भगाता तो भी तो ये प्रॉब्लम आता ना, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता, और फिर जब नए डीक्यू को डालना होता तो फिर वो रिपेल करता उधर से। तो वो कौन सा प्लेट पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे प्लेट में, तो जो फर्दर डीक्यू का मूवमेंट है उस पर मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो है ना, मतलब करने नहीं देगा आराम से, तो देयरफॉर मुझे धक्का मारना पड़ेगा। सी समथिंग लाइक दिस, सपोज यहाँ पे एक हिल है, एक स्लोप है, और स्लोप के नीचे कुछ कंकर रखा हुआ, और मैं तुमको कहता हूं कि भाई उनको ऊपर ले जाओ, तो कंकर को ऊपर ले जाने के लिए मुझे धक्का मार के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं धक्का नहीं मारूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, इस डीक्यू को लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये डीक्यू वापस आ जाएगा। तो देयरफॉर उस डीक्यू को धक्का मार के तब जाके मैं प्लेट के अंदर ले जा पाऊंगा, तो वो तो हमेशा ही तुमको धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से मुझे पॉजिटिव चार्ज निकालना है, तो जैसे ही डीक्यू पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव प्लेट क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे उसको खींच के ले जाना है, ये देखो ऐसे ऐसे, तो यानी वहां पे भी क्या हो रहा है, मैं खींच रहा हूँ ऐसे, और मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं वर्क डन पॉजिटिव ही कर रहा हूँ, है ना, ये चीज है।
थैंक यू सर। अच्छा अब देखो, जो मैं लिखना चाह रहा था इधर कि क्योंकि Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो मैं Q की जगह C भी लिख देता हूं, तो क्या होगा, C स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2C, यानी CV स्क्वायर बाय 2, C स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकता हूं। नॉट ओनली दैट, मैं C को भी तो Q बाय V लिख सकता हूं, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो Q बाय V, तो इन दैट केस क्या होगा। अब देखो, ये जो तीन अलग अलग फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इटसेल्फ इज कंफ्यूजिंग। कैसे? सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं C को बढ़ाता हूं तो एनर्जी का क्या होगा, क्या जवाब दोगे? ठीक है ना? तो चलो, अभी तक मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूं, तो अब मैं पूछना भी चाहूंगा थोड़ा सा। मैंने अभी पूछा हुआ है कि चलो महिमा बेटे बताओ तुम कि अगर मैं कैपेसिटेंस बढ़ाऊंगा तो एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? फॉर्मूला है तुम्हारे साथ, Q स्क्वायर बाई 2C CV स्क्वायर बाई 2 QV बाई 2। अब बताओ, अगर मैं कैपेसिटेंस बढ़ा दूंगा तो एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? महिमा जल्दी बताओ। यस महिमा। यस, कोई आंसर है महिमा? फिर थोड़ा जल्दी करो। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा? ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ बेटे। वेल, अक्षत ने भी कुछ आंसर दिए हैं। यस महिमा, थोड़ा जल्दी बताओ बेटे। लॉजिक। ध्रुव, व्हाट्स योर आंसर? यस ध्रुव, एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा कैपेसिटेंस बढ़ाने से? इंक्रीज। इंक्रीज? नहीं सर, सॉरी, डिक्रीज। ऐसे कैसे बता रहे हो? सर क्योंकि Q स्क्वायर बाय 2C के हिसाब से अगर हम C को बढ़ाएंगे तो U घट अच्छा चलो, जाएगा। एक मिनट रुको रुको। और अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो? सर तो फिर बढ़ेगा। सर तो फिर बढ़ेगा। अब फिर बताओ, कैपेसिटर कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे? बोलो। सर नो आइडिया। है ना, कंफ्यूजिंग है ना? चलो मैं देखता हूँ दो Yes, चार sir. आंसर्स, एक दो आंसर्स ना लिख के भी आया। मनस्वी, व्हाट्स योर आंसर? सर सर मेरे को लगता है कि सेम रहेगा, मतलब कुछ नहीं होगा। सेम रहेगा? ओके सुनो, द आंसर इज नो कमेंट्स कैनॉट बी डिटरमाइंड। अब सुनो क्यों। क्योंकि देखो, जब भी तुम कैपेसिटर बदलोगे, कैपेसिटेंस बदलोगे, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो बाद में देखेंगे। अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाते हो तो या तो चार्ज या वोल्टेज कुछ तो बढ़ेगा ना, या घटेगा, कुछ तो होगा ना। Therefore, only by looking at capacitance हम कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि वोल्टेज को मैंने कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। अब सुनो, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है और अब अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाओगे, तब तो ये फॉर्मूला के हिसाब से एनर्जी बढ़ेगी। यानी if V is equal to constant and C is increased, then U will increase, तब तो एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम चार्ज को कांस्टेंट रखोगे किसी तरीके से और फिर कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगा। क्योंकि जरा सोचो, अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया तो Q स्क्वायर कांस्टेंट और नीचे C आ रहा है, प्रॉब्लम, तो एनर्जी घटेगा। और अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है तो ऊपर C है तो एनर्जी बढ़ेगा। इसलिए जब तक एडिशनल इंफॉर्मेशन ना मिले और सिर्फ कैपेसिटेंस के इंफॉर्मेशन दिया तो हम कंफर्म कुछ भी नहीं कह पाएंगे। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ठीक है ना? चलो, कैसा आंसर हमें बाकी और आगे डिस्कस करते हैं।
तो then you might say ये तीन फॉर्मूला तो फिर हमें कंफ्यूज करेगा ना। पहली बात है, देखो ये तीन फॉर्मूला जरूर है, बट ये तीन अलग फॉर्मूला नहीं है, ये सेम फॉर्मूला है। दिक्कत क्या होता है ना कि कई बार चार्ज और वोल्टेज का इंफॉर्मेशन रहता है, तो बैटरी की ये वाला यूज कर लो। कई बार चार्ज और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मतलब का डेटा दिया रहता है, तो ये यूज कर लो। कई बार कैपेसिटेंस और वोल्टेज का फॉर्मूला का डेटा दिया रहता है, तो ये बीच वाला ये चीज है। इसलिए ऐसे मत सोचो कि ऐसे कोई तीन अलग अलग फॉर्मूला है और पता नहीं कौन सा यूज करें। कोई सा भी यूज करो, हमेशा 100% केसेस में आंसर एक ही आएंगे। ऐसे मत सोचो कि ऐसे कि आंसर ही अलग आ जाएगा, ऐसे नहीं, आंसर सेम आएंगे, आंसर विल नॉट बी डिफरेंट। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। चलो, तो दैट इज द केस। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। सर आपने कहा जब चार्ज कांस्टेंट रखेंगे तो और सी बढ़ाएंगे तो हाँ। डिक्रीज हो जाएगी एनर्जी। सर आपने ये कौन से फॉर्मूले से डिटरमाइन किया और उसी से क्यों किया? नहीं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है ना, एक फॉर्मूला q स्क्वायर बाय 2c है। तो अगर चार्ज को कांस्टेंट मेंटेन करते हो तो ये कांस्टेंट होगा, और अगर c बढ़ाओगे तो क्या होगा, एनर्जी घटेगा। सर ये आपको कैसे पता चल रहा है कि वोल्टेज अगर कांस्टेंट होगी तो ये फॉर्मूला यूज करना है और चार्ज हाँ, अगर चार्ज कांस्टेंट हुआ तो नहीं समझे नहीं, चार्ज अगर कांस्टेंट है या नहीं है, तुम सारे फॉर्मूला कभी भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज बताओ, अगर चार्ज कांस्टेंट वैल्यू है और अगर मान लो कैपेसिटेंस को बदलते हो, तुम बोलोगे नहीं मैं तो q स्क्वायर बाय 2c यूज नहीं करूं, मैं तो हाफ c v स्क्वायर यूज करूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर पता क्या होगा, तुमको v बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाफ c v स्क्वायर यूज करो या qv बाय 2 यूज करो या q स्क्वायर बाय 2c यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर केस में हर फॉर्मूला करेक्ट आंसर देता है, बट एक सहूलियत भी तो बात होता है ना। अच्छा एक चीज बताओ, सपोज मैं तुमको बोलता हूं कि ये C1 C2 C3 C4 C5 C5 आपको C10 है और ये चार्ज है, एक ही वैल्यू ऑफ चार्ज, और तुमको एनर्जी निकालना है। अगर तुम एक ही वैल्यू ऑफ चार्ज दिया हुआ है और कैपेसिटेंस अलग अलग केस में अलग अलग दिया हुआ है, तुमको 10 बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तुमको हर बार q स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, नहीं q का तो एक ही वैल्यू दे रखा है। और अगर तुम जिद पकड़ते हो नहीं मैं तो हाफ c v स्क्वायर यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज सोचो ना कि एक तो C1 C2 C3 यानी c के अलग अलग वैल्यूज हुआ, और क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस वेरिएबल है, तो वोल्टेज भी वेरिएबल है, तो हर बार तुमको वोल्टेज एक एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C3 V3 स्क्वायर, तो मुझे कन्वीनियंट कहां मिला? पहले वाला कन्वीनियंट ज्यादा लगा ना, क्योंकि q स्क्वायर बाय 2c1। अब एक बार q स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया तो उसको बार बार यूज करते रहो। इसलिए चार्ज अगर कांस्टेंट है तो बेटर है ये वाला फॉर्मूला। देखो मैंने बेटर बोला है, मैंने सही गलत नहीं बोला। क्यों? क्योंकि चार्ज कांस्टेंट हो, वोल्टेज कांस्टेंट हो, कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो ना हो, तुम कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस वैल्यूज अच्छे से प्रॉपरली लेना, जो मर्जी उठपटांग से वैल्यू मत पुट कर देना, फिर तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। अगर कुछ उठपटांग से वैल्यू यूज करो तो कहां से आंसर सही आएगा, है या नहीं? बट अगर वैल्यूज प्रॉपरली यूज करते हो तो कोई सा भी फॉर्मूला से सही आंसर आएंगे हमेशा। हाँ, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो q स्क्वायर का कैलकुलेशन एक बार कर लिया तो बार बार करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो एक बार v कैलकुलेट हो गया v स्क्वायर, तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हम हाफ c v स्क्वायर प्रेफर करें। अदरवाइज फॉर्मूला कोई भी केस में, कोई भी फॉर्मूला हर केस में सही और वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट प्रोसीड नाउ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मेरे को एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अगर C इज इक्वल टू जैसे क्यू बाई वी है, तो अगर हम यहाँ पे चार्ज बढ़ाते तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, हम बोल सकते हैं? नो समझे नहीं। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब जैसे सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहती है ना? एक मिनट रुक जाओ। कैपेसिटेंस जो है ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, समझो ना। चार्ज अगर मान लो इसका चार्ज तुम दुगना कर दोगे तो कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज दुगना होगा ही तब जब देखना वोल्टेज भी दुगना करोगे। देखो कैपेसिटेंस इज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर इन द सेंस कि वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, एप्सिलॉन नॉट a by d। तुम उसके अंदर कितना चार्ज पुट कर रहे हो उससे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस उसके शेप,
साइज, डिस्टेंस, है ना, स्फीयर है, सिलेंडर है, ये है, वो है, उस पे डिपेंडेंट ये चीज है। तो देखो जो कैपेसिटेंस होगा वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। से नहीं, अगर मैं चार्ज 3 टाइम्स कर दूंगा तो कैपेसिटेंस तो क्यू बाई वी है। मैं अगर चार्ज को 3 टाइम्स कर दूंगा तो देखो, चार्ज को 3 टाइम्स कर ही तब पाओगे जब वोल्टेज को तुम 3 टाइम्स करो, इसलिए कैपेसिटेंस उतना ही सॉल्व होके आएगा, इसलिए उसका टेंशन मत करो। ये कैपेसिटेंस कितना चार्ज पुट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करेगा कि प्लेट कैसे है, एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो कैपेसिटेंस याद रखना इज अ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं, ये जो सवाल पूछ रहे हो ना सब लोग, बड़े फंडामेंटल सवाल पूछ रहे हो और ये बड़े प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हो, इन्हीं से ना धीरे धीरे कंसेप्ट बनेगा, इसलिए ऐसे सवालों को दबा के मत रखो। अभी और है तो पूछ लो। हाँ बोलो, किसी और का कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है? तो मतलब कैपेसिटेंस एक रेशियो होता है Q और V का, जैसे रेजिस्टेंस होता है V और I का। हाँ एग्जैक्टली। अब जैसे मान लो अगर मैं कोई रेजिस्टर लेता हूं, एक रेजिस्टर ले लिया मैंने और मैंने सपोज करंट को डबल कर दिया, तो क्या रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा? देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, V बाई I। और मैं सपोज कहता हूं करंट को ना मैंने डबल कर दिया, वो रेजिस्टेंस वही है लेकिन मैंने करंट को डबल कर दिया, तो क्या रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट डबल होगा ही तब जब वोल्टेज को डबल करो। इसलिए रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज एंड ऑन द मटेरियल। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितना करंट तुम पास कर रहे हो, क्योंकि करंट कितना पास होगा विल गेट डिसाइडेड बाय कितना वोल्टेज तुम उस पे दे रहे हो। तो करंट डबल होगा ही तब जब वोल्टेज डबल करोगे। जस्ट बिकॉज कि करंट को तुमने डबल कर दिया इसको ये नहीं कि रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, या अगर करंट को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल होगा। नो, ये करंट डबल होगा ही तब जब वोल्टेज डबल करोगे। तो डबल डबल तो यानी सेम ही रह जाए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी रो, रेजिस्टिविटी, लेंथ एल जो लंबाई है, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन। ये तो नहीं छेड़ रहे हो ना, तुम ये तो नहीं बदल रहे हो ना, तो फिर रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। कितना करंट उससे पास हो रहा है उससे रेजिस्टेंस डिसाइड नहीं होगा, रेजिस्टेंस इन तीनों चीजों से डिसाइड, ये बात ठीक है। सिमिलरली कैपेसिटेंस इन तीनों चीजों से डिसाइड। और अगर डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो चलो एक और लगा लो, एप्सिलॉन आर भी लगा लो, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो, ठीक है ना। चलो और कोई सवाल? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस कहानी का आधा ही सॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया। अब वो प्रॉब्लम क्या है अभी समझो। देखो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, एनर्जी स्टोर हुआ Q² by 2C। लेकिन डेल्टा W ऑफ द सेल, यानी सेल कितना काम कर रहा है, सेल कितना काम कर रहा है, सेल काम कर कितना करता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल ने कितना चार्ज भेजा ना, इसका चार्ज तो CV होता है, तो यानी सेल ने चार्ज कितना भेजा है CV, और सेल वर्क डन कितना करता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी इक्वल टू CV इंटू D यानी। अब ये प्रॉब्लम पता क्यों? क्योंकि सेल कितना काम कर रहा है, CV², तो therefore डेल्टा W सेल इज इक्वल टू CV²। लेकिन जो स्टोर हुआ वो तो CV²/2 है, आधा है। यानी समझो एक्चुअली इस चीज, सपोज इस मार्कर को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं और मान लो मैंने 5 जूल का वर्क डन किया सपोज, इसका मतलब पता क्या है कि उस मार्कर का 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए। फिर से सुनो, मैं इस मार्कर को अगर ऐसे उठाता हूं और अगर मैंने 5 जूल का वर्क डन किया है, इसका मतलब पता क्या है, इस मार्कर का पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल बढ़ जाएगा। यानी समझो
वर्क डन अगर 5 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 5 बढ़ेगा। यहां तो ऐसा नहीं हुआ, यहां वर्क डन हो रखा है CV² और जो पोटेंशियल एनर्जी सेव हुआ वो तो CV²/2। तो एक सवाल आता है फिर कि आधा कहां चला गया, आधा कहां चला गया? तो देखो आधा दो तरीके से जा सकता है। नंबर 1 इज दैट इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तब पता क्या होता है, रेडिएशंस के थ्रू निकल जाता है। इन दैट केस 50% एनर्जी is lost in radiation. And if resistance is non-zero, now you might say resistance कहां से आ गया? ना देखो ये जो चार्ज फ्लो करके तार में से जा रहा है, इस तार में रेजिस्टेंस तो होगा ना। तो अगर रेजिस्टेंस है तो जब तार में चार्ज फ्लो कर रहा है यानी करंट ही तो हुआ। तो करंट जब फ्लो करता है तो हीट रेडिएशन होता है या नहीं? तो इन दैट केस क्या होगा, हीट वैसे then 50% energy is lost in the form of heat. Then 50% energy is lost in the form of heat. सर एक्सक्यूज मी Amen. सर, रेजिस्टेंस 0 है तो हम तो आइडियल केस मानते हैं, तब भी एनर्जी लूज क्यों हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, रेजिस्टेंस 0 मतलब होता है आइडियल केस। नाउ यू माइट से क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। इसलिए रियल लाइफ में तुमको रेडिएशन देखने को नहीं मिले, बट थ्योरेटिकल रेडिएशंस होगा। एक्चुअली मैं बता दूं थ्योरेटिकली क्यों रेडिएशन होता है। एक्चुअली ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पार्ट है कि अगर एक चार्ज स्मूथली मूव करता है तो अलग बात है, बट अगर एक चार्ज इंस्टेंटेनियसली अगर मूव कर जाता है ना, तो इन दैट केस रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चार्ज एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है, ये चक्कर पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा है हायर फिजिक्स का चीज मतलब कि एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो। तो वो एक इशू आता है और इस वजह से क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होता है। बट दैट इज थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली पता क्या होगा कि रेजिस्टेंस तो होगा, तो जब रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली फिर हीट के थ्रू सब निकल जाएंगे। कितना? 50%। यानी एक नॉर्मल सर्किट में अगर एक सेल और एक अनचार्ज कैपेसिटर है और अगर उस सेल के थ्रू उस कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, इन दैट केस 50% एनर्जी जो या वर्क डन जो करता है सेल, वो हीट के थ्रू निकलता है और 50% जो है स्टोर रह जाता है इन द कैपेसिटर। सो ओनली 50% इज स्टोर। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, नाउ यू माइट से, now you might also think and also ask maybe is that क्या ये 50% को स्टैंडर्ड नंबर हम याद कर लें? वेल नॉट ऑलवेज। देखो समझो, अगर एक सेल है, एक कैपेसिटर है और वो अनचार्ज्ड है, इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो इन दैट केस 50% एनर्जी लॉस्ट होगा, बट हमेशा 50% नहीं होगा। ठीक है ना? सो यू माइट से ये कैसे? मैं एक काम करता हूं, सपोज मैं कैपेसिटर के पास पहले से थोड़ा चार्ज डाल देता हूं, फिर बताता हूं क्या होता है। देखो सपोज मैंने क्या किया, कैपेसिटर लिया और इसके पास मान लो अच्छा, कई बार मैं इसको ये जो चीज मैं लिखा ना, इसका मतलब कि 50% लॉस हो रहा है। बेसिकली इस केस में क्या होगा, 50% लॉस। ये वो वाला केस जो अभी तक हमने डिस्कस किया। अभी मैं एक फ्रेश केस दे रहा हूँ, इसका पता नहीं क्या होगा, ये अभी कैलकुलेट करके देखना, इसमें 50% नहीं आए। ठीक है ना? अभी चेक करना। इसमें क्या किया मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दे रखा है थोड़ा सा, Q0 बाई CV बाई, और अभी सेल ऑफ रखा है, कैपेसिटेंस C है, सेल ऑफ है, और अब मैं इस सेल को ऑन कर देता हूं। तो अगर मैं इस सेल को ऑन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ऑन कर दूंगा तो क्या होगा? ये जो V वोल्ट का सेल है, ये जो V वोल्ट का सेल है,
ये क्या करेगा, चार्ज को ले जाएगा। और याद रखना, अगर कैपेसिटेंस में V वोल्ट लगाओगे तो इसका जो फाइनल चार्ज होगा वो तो CV ही। तो इस केस में क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज। सर ये चार्ज दिया किसको है? इनिशियली CV/2 चार्ज था, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है प्लेट में। अच्छा इस बार ना जो थर्सडे क्लास होगा वो तो कैपेसिटेंस का ही होगा, पर फ्राइडे फिर से एक डाउट सेशन रखेंगे, वो 8 से 9 रखेंगे, ठीक है ना। तो इतने में ना तुम वो फिर वो गॉस लॉ तक खत्म कर लेना, क्योंकि उस दिन आई थिंक 50 तक तो शायद हो गया था, तो 20-25 इस चैप्टर का रहता है, और गॉस लॉ तो छोटा सा चैप्टर है, उसमें भी 20-25 क्वेश्चंस है, तो होपफुली जल्दी हो जाना, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं फ्राइडे हो जाए, नहीं तो एक आध और रख लेंगे। अच्छा, फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस। सर 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 अब सर ये आपने क्यों कहा कि फाइनल चार्ज CV होगा? नहीं, क्योंकि देखो कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज V है ना, तो फाइनल चार्ज CV होगा। ये जरा समझो, अभी अगर तुम इसका जो वोल्टेज देखोगे तो क्या है, वोल्टेज इसका डाउन। क्यों? इस वक्त अगर इसका वोल्टेज लग तो क्या है, चार्ज बाय कैपेसिटेंस, यानी CV/2 अपॉन C, यानी V/2, यानी कैपेसिटेंस का वोल्टेज अभी क्या है, V/2 है। और हमेशा याद रखना, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमने उस समय डिस्कस किया था। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू फ्लो। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स ना जो बीच में बताता रहा, तो इनको ना याद रखना, तभी जाके देखना सहूलियत होगा। टेंड्स टू फ्लो naturally from higher to lower potential। याद रखना। ठीक है ना। तो अभी तो ये हायर पोटेंशियल, अभी ये V/2 है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अभी और जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक उसका भी वोल्टेज V ना हो जाए। फिर पता क्या होगा, सेल का भी अभी क्या है, सेल का V है और इसका V/2 है, तो सेल चार्ज भेजेगा इसको। बट जैसे ही दोनों का V और V बराबर हो जाएगा, फिर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर कोई चार्ज फ्लो नहीं, ठीक है। चलो एनीवे, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो फाइनल चार्ज तो CV होना है, तो देयरफॉर इनिशियल एनर्जी क्या है ना, Q²/2C। फॉर्मूला लगा, Q तो दिया हुआ है, तो Q²/2C, ये इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अभी क्या होगा, है ना, CV²/8, ठीक है, CV²/8। और फाइनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल तो वही होगा CV²/2, तो डेल्टा U कितना होगा ना, CV²/2 माइनस CV²/8, यानी
4/8 माइनस 3/8 3/8 CV²। ये हो गया जितना एनर्जी कैपेसिटर का बढ़ गया, ठीक है। अब आता है वर्क डन बाय द सेल। तो डेल्टा डब्ल्यू सेल निकलेगा कैसे, पहले तो देखें। पहली बात तो देखो कि चार्ज फ्लो कितना हो रहा है। तो देखो इसके पास इनिशियल चार्ज CV/2 है और फाइनल चार्ज क्या CV है। तो जिसके पास इनिशियल CV/2 है और फाइनल CV है, यानी चार्ज कितना चाहिए, CV/2, यानी इतना ही फ्लो करेगा CV/2। तो देयरफॉर सेल का वर्क डन क्या होगा ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयरफॉर डेल्टा W सेल हो जाएगा चार्ज यानी CV/2 इनटू V। तो यानी जितना सेल ने काम किया है पूरा गया क्या कैपेसिटर के पास, नहीं गया ना, तो कुछ लॉस भी हुआ। देयरफॉर लॉस कितना हुआ, CV²/2 माइनस 3/8 CV²। ये 4/8 माइनस 3/8 है 1/8। देखो लॉस कितना हो गया ना 1/8 CV²। अब परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, सपोज मैंने वर्क डन किया 100 जूल और लॉस हो गया 30 जूल, तो 30% हुआ ना, कैसे निकाला 30/100 इंटू 100। तो वही चीज है मतलब। तो लॉस कितना हो गया ना 1/8 CV²। और वर्क डन बाय सेल कितना हुआ CV²/2 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा CV², वो हो जाएगा। तो 2 ऊपर आ गया तो 2/8 यानी 1/4। तो 1/4 इंटू 100 कितना आ गया, यानी देख रहे हो ऐसे नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है 50%, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जैसे इस बार क्या हो गया ना, ध्रुव का भी आंसर आया आई थिंक कितना, हाँ 25%, ठीक करेक्ट। यानी क्या हो गया ना 25% लॉस हो। ये ऐसे कोई रटने वाला चीज नहीं है कि 50% याद कर लो एंड ऑल, नो। ये सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग केस में अलग अलग आंसर आए। तो बेसिकली क्या होगा ना, अगर मैंने कुछ वर्क डन किया तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा ना कि वो सारा जाके उसके पास स्टोर रहे, पर स्टोर होता नहीं, तुरंत कम हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है ना, लॉस कुछ ना कुछ परसेंटेज हो जाता है। हाँ अरमान बोलो। सर यहाँ जो हमने वर्क डन बाय सेल निकाला है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई किया है वो V की बजाय V/2 नहीं होना चाहिए। ना समझो, सेल जब वर्क डन करता है क्या आता है, क्या मतलब वर्क डन करता है तो क्या करता है समझो जरा। सेल अपने एक एंड से चार्ज को पकड़ के अपने दूसरे एंड पे डाल देता है। इसलिए सेल का वर्क डन हमेशा, वो चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, और भी चीजें पढ़ेंगे, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना, डायोड वायोड बहुत कुछ पढ़ेंगे। पर सेल का वर्क डन क्या होगा ना, सेल वर्क डन इसलिए कर रहा है क्योंकि सेल के एक एंड से चार्ज को उठाता है और दूसरे एंड पे डाल देता है। तो यानी अपने ही अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके थ्रू चार्ज को ले जाता है। उसके वजह से बाहर क्या हो रहा है, सेल को उससे कोई लेना नहीं। बाहर कई बार कैपेसिटर में सेव आएगा, कई बार रेजिस्टेंस के हीट में चला जाएगा, कई बार इंडक्टर होगा, अलग अलग ट्रांजिस्टर, डायोड, बहुत कुछ है, ट्रायोड, बहुत कुछ है। बट सेल का वर्क डन हमेशा एक ही तरीके से निकले, और वो है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो चार्ज तुम सेल के थ्रू लेके जा रहे हो, ये हमेशा के लिए। उसके कंसीक्वेंस में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, वो हर केस में अलग अलग होगा, कई बार लॉस होगा, कई बार नहीं भी होगा लॉस, वगैरह वगैरह। तो देयरफॉर सेल के जो वर्क डन होगा वो तो हमेशा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, यानी V/2 नहीं V होगा, ठीक है ना। वो कैपेसिटर के स्टोर एनर्जी स्टोर में वो सब मैटर करेगा, सेल का नहीं। इसलिए सेल का तो यही होगा, W सेल इज इक्वल टू CV²/2, ठीक है। सर और कुछ सवाल? हाँ सर दो चीजें और थी सर। एक तो हमने ये नहीं कहा था सर पहले कि वर्क डन बाय सेल जो है वो इसलिए है क्योंकि जो DQ चार्ज ले जाना है वो मेटल प्लेट जो होगी वो रिपेल करेगी, तो वहां भी तो वर्क डन होगा। हाँ, वो वर्क डन जो हम कर रहे हैं, देखो वो तो एक अलग स्टेज हो गया ना।
वो वर्क डन क्या कर रहा है, सेल के अंदर सॉरी कैपेसिटर के अंदर जाके उसको स्टोर कर दिया, तो वो जो वर्क डन किया वो कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ा रहा है। लेकिन इन द प्रोसेस क्या होता है ना, सेल को ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है और कैपेसिटर में कम स्टोर हो रहा है। ये चक्कर है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के वोल्टेज शुरू में कम है, तो देखो जो चार्ज इनटू वोल्टेज हो रहा है उसमें वोल्टेज कम है, सेल के बराबर नहीं है। सेल के थ्रू जब डीक्यू गया तो सेल का वर्क डन क्या है, डीक्यू इनटू वी। लेकिन जब कैपेसिटेंस का वोल्टेज v/2 है तो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, dq इनटू v/2। तो देखो जो कैपेसिटेंस का एनर्जी बढ़ेगा वो होगा dq इनटू v/2 जब उसका वोल्टेज v/2 है। मान लो कैपेसिटर का वोल्टेज है v/3, तो जो dq गया उसके लिए कैपेसिटर का एनर्जी कितना बढ़ा, dq इनटू v/3। लेकिन सेल का वर्क डन कितना है, अभी भी dq इनटू v है। इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है कि सेल को हमेशा v इनटू dq वर्क डन करना पड़ रहा है और कैपेसिटर में VQ DQ इनटू V से कम वैल्यू का वर्क डन करना पड़ता है। इसलिए तो डिफरेंस आ रहा है, इसलिए तो कैपेसिटर में कम स्टोर हो रहा है और सेल ज्यादा वर्क डन कर रहा है ना, तभी तो लॉस का चक्कर पड़ रहा है। सर एक और चीज थी सर, यहाँ पर जो U1 और U2 है, एक बार प्लीज आप एलैबोरेट कर सकते हो ये क्या क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया कि अगर कैपेसिटर के पास चार्ज Q है और कैपेसिटर C है तो एनर्जी Q²/2C। तो इनिशियल चार्ज कितना है, CV/2, तो वो उसको मैंने Q मान लिया, तो देखो Q²/2C और फाइनल चार्ज तो CV होना है, तो इसलिए CV का मतलब CV²/2 कर दिया, मतलब एक्चुअल कैलकुलेट कर देता हूं, CV का होल स्क्वायर बाय 2C, तो वही CV²/2 ही आ जाएगा। एक ही चीज, वो फार्मूला चाहे कोई सा भी यूज कर, ठीक है। तो मैंने Q²/2C यूज किया, तो चार्ज दिया हुआ, इनिशियल चार्ज दिया है, तो जब चार्ज दिया तो Q²/2C बेटर है ना। थैंक यू सर। नहीं सर यही था सर। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट अब थर्सडे में मिलेंगे, लेकिन फ्राइडे जो है वो जो पेंडिंग डाउट्स है वो भी इस बार क्लियर, ठीक है ना। चलो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर मुझे 3-4 शॉर्ट डाउट्स थे, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। सर पहले तो सर वो जो याद है एक बार मनस्वी ने डाउट पूछा था कि फील्ड लाइंस 4 पाई होंगी, वो सर मुझे समझ आ गया था उसका लॉजिक कि सीजीएस यूनिट के साथ कंफ्यूजन था सर, लेकिन क्वेश्चन जो था वो की बात नहीं है, इट इज जस्ट दैट ये फील्ड लाइंस के कांसेप्ट ही इमेजिनरी, तो देयरफॉर ये एक्चुअली रिकंसाइल नहीं होता कि असली में फील्ड लाइंस के नंबर होने चाहिए इनफाइनाइट, पर हम एक जबरदस्ती का कांसेप्ट बना रहे हैं फाइनाइट, तो कहीं ना कहीं वो तो दिक्कत तो करेगा। तो हम एसआई यूनिट में तो मैनेज कर लेते हैं, पर वो किसी और में दिक्कत करता है, तो ये एक्सपेक्टेड था। हाँ बोलो सर, लेकिन सर क्वेश्चन जो था वो पूछ रहा था कि 4 पाई चाहे आंसर आ गया लेकिन वो एक इंटीजर नहीं है, तो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इंटीजर नहीं? देखो मैंने क्या बोला कि प्रॉब्लम किस फॉर्म में आएगा वो छोड़ो, मैं कहता चलो अगर 4 पाई ना भी आता, अगर 4 भी आता तो भी तो प्रॉब्लम, इसलिए ये मत देखो कि वो इंटीजर नहीं है इंटीजर है, प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट कि जो हमने कंसेप्ट जनरेट किया है उसके हिसाब से हमने खाली स्पेस छोड़ दिए, हमने फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की तरफ गए। क्यों? कि ठीक है लाइंस अगर ज्यादा होंगे तो इतना कंजेस्टेड होगा तो हम मैनेज कर लेंगे, बट मैनेज वाला कंसेप्ट तो कभी थ्योरेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता। थ्योरेटिकली जो परफेक्ट चीज होता है वो एक्सेप्ट होता है। परफेक्ट चीज क्या है कि इनफाइनाइट होना चाहिए, तब जाके तुम खाली स्पेस को से बच सकते हो। बट वही बात है कि खाली स्पेस से तो बच गए, तो किसी न किसी और जगह प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम तो आना ही था। वो 4 पाई नहीं है, अगर वो 400 भी होता तो भी प्रॉब्लम। क्यों? अगर 4 भी होता तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? तो सिर्फ 4 अगर लाइन बनाओगे तो कैसे चलेगा, मतलब तो खाली खाली रहेगा। हाँ, और कुछ? यस सर। सर ये हो गया सर। नेक्स्ट था सर कि मैंने एक सिचुएशन सोच रहा था, मैं उसके बारे में इमेजिन की थी कि एक डाइपोल है हमारे पास और डाइपोल के कहीं पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और मान लो हमने एक इमेजिनरी स्फीयर गॉसियन सरफेस की तरह लिया। नहीं वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए तो ठीक है, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के लिए भी ठीक है, डाइपोल के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बेकार है। क्यों? क्योंकि फील्ड है ही नहीं रेडियल, तो इसलिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को लेके तुम फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल पाओ, क्योंकि फील्ड रेडियल नहीं है। अच्छा ओके सर। और सर लास्ट क्वेश्चन था ये कि इलेक्ट्रिक स्क्रीनिंग या शील्डिंग बाद में करेंगे सर या अभी नहीं वो तो करेंगे। अच्छा ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, गुड नाइट।